Good morning, students. How are you all? Can you all hear me now? Yes, we want to go. Okay, thank you. So we were studying elasticity of demand last week, and we were we have already studied price elasticity of demand, and we were covering income elasticity. We had studied income elasticity of demand also. It's what are its curves and what exactly is its meaning and definition. And now we will be covering the importance of income elasticity of demand. As this concept suggests. Give me 1 minute. Give me just 1 minute. Okay. So now we will be studying income importance of concept of income elasticity of demand. किसी को अब तक में कुछ इश्यूज कुछ क्वेरीज हैं तो मुझे बता दीजिएगा. Then I'll start later on. असाइनमेंट सभी के सबमिट हो चुके हैं. सेकंड असाइनमेंट. अब मैं सब नहीं करूँगी असाइनमेंट जो अब तक आ गए हैं कल लेट इन द इवनिंग तक. आई विल सेट ओनली दोस. एंड एमसीक्यू आपका एक हो गया है. आई विल बी checking all that and giving you the results in this week hopefully, and next MCQ should be planned on Friday only at the same time. I will update that, update about that in the group again once I will be prepared for that. Okay, so what is the importance of income elasticity? यानी कि इस particular topic का meaning है that where exactly or what are exactly are the fields where we can use the income elasticity of demand. कहाँ कहाँ पर हम income elasticity of concept को use करके help करते हैं मे बी अपनी इकोनॉमिक्स में ही कि अपनी इकोनॉमी में अपनी कंट्री में या अदरवाइज भी कहीं पर किसी बिजनेस में डिसीजंस लेने में. तो वो सारे पॉइंट्स हम इनकम की इम्पोर्टेंस में डालेंगे, इनकम एनालिसिटी की इम्पोर्टेंस में. जैसे कि पहला है इन प्रोडक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट. यू अंडरस्टैंड एज पर दी क्वेश्चन जो आपको मिलेगा एग्जाम में कि आपको कौन से कॉन्सेप्ट को बहुत ज़्यादा एलैबोरेट करके बताना है. उसमें अगर सिर्फ इनकम इलास्टिसिटी पे आपका क्वेश्चन आ रहा है तो आपको इनकम वाले को ब्रॉडली एक्सप्लेन करना है. अगर आपका सिर्फ टोटल आपको ब्रॉड करके इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड समझाने के लिए दिया गया तो आप उसके सारे कॉन्सेप्ट्स को भी ब्रीफ करके थोड़ा थोड़ा बता सकते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में प्राइस इलास्टिसिटी भी आता है, इनकम इलास्टिसिटी भी आता है. अभी हम आगे दो और चीज़ पढ़ेंगे, सब्स्टिट्यूशन का भी आता है, क्रॉस इलास्टिसिटी भी आता है. उनको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं. लेकिन अगर आपको सिर्फ इनकम के लिए आता है या सिर्फ प्राइस के लिए आता है तो जो आपने पढ़ा है इन सब में इंडिविजुअली उसमें अगर जैसे इंपॉर्टेंस आप पढ़ रहे हैं तो इन पॉइंट्स को फिर आप और ज़्यादा एक्सप्लेन करिएगा उस क्वेश्चन में. just understand from the question that what examiner wants from you to write more. आपको मेरा स्क्रीन आई होप दिख ही रहा है राइट. तो जैसे ये मैंने पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं कि ये पॉइंट्स का एक्सप्लेनेशन आपको नहीं दिख रहा. आई विल एक्सप्लेन यू वर्बली. बट अगर आपको क्वेश्चन सिर्फ इलास्टिसिटी पे आता है तो उनकी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है. बट अगर इनकम इलास्टिसिटी कैटेगोरिकली पूछा जाता है और आपको लगता है कि आपको एक मतलब अच्छा लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया है और मार्क्स इसके ज़्यादा हैं, 14-15 मार्क्स का क्वेश्चन है जो भी आपका पैटर्न है उसके हिसाब से, तो आपको फिर इनको एलैबोरेट करके भी एक्सप्लेन करना है आंसर को शीट में. ओके.
प्रोडक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट में हेल्प करता है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्रोडक्शन प्लानिंग क्या होता है? जब हम किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने की प्लानिंग कर रहे हैं कि हम कितना प्रोड्यूस करेंगे, कहाँ से रॉ मटेरियल आएगा, क्या फिनिश प्रोडक्ट होगा, फिनिश प्रोडक्ट जो ख़रीदा जाएगा वो जिसकी डिमांड के बारे में हम बात करें, उसकी क्या क्वालिटी होगी, कितनी क्वांटिटी में हम बनाएं, कौन हमारे टारगेट कंज्यूमर्स होंगे। ये सारी चीज़ों के कॉन्सेप्ट्स को हमें पहले एनालाइज करना पड़ता है, मार्केट को स्टडी करना पड़ता है, और तब हम अपना प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने का सोचते हैं। और जैसे थोड़ी बहुत हमारी प्रोडक्शन हो जाती है तो फिर हम लॉन्च भी करते हैं या मार्केट में लॉन्च करते हैं, अगर हमारा कोई बहुत ही बड़ा प्रोडक्ट है तो। वो सब चीज़ों में बहुत पैसा जाता है। एडवर्टाइजिंग डिमांड भी मैं आपको अभी आगे पढ़ाऊँगी, इसी टॉपिक में है। ये सब चीज़ें को रिलेटेड है, इंटर रिलेटेड है ये सब चीज़ें। जब एक पर्सन को सारे टॉपिक्स के बारे में पता है, सब चीज़ों का नॉलेज हो गया है, तो फिर वो इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट एज एंड व्हेन जहाँ पर जो भी रिक्वायरमेंट है वो कर सकते हैं हम। तो हम इनकम इलास्टिसिटी जो है वो प्रोडक्शन प्लानिंग में ज़रूर हेल्प होती है इसकी। क्यों? क्योंकि हम अपने टारगेट कंज्यूमर से हमें पता होता है कि कौन सी इनकम ग्रुप के लिए हम वो प्रोडक्ट बनाने वाले हैं। ठीक है, कि अगर महंगे जिन लोगों की इनकम अच्छी है वो लोग हमारा प्रोडक्ट खरीदने वाले हैं, तो हम वो देखेंगे कितने लोग हैं इनकम ग्रुप के, ऐसे इनकम ग्रुप के मार्केट में, और कितना प्रोड्यूस करें उससे वो हेल्प हो रही है। मतलब कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करें, हम 100 क्वांटिटी प्रोड्यूस करें पहले, या 1 लाख क्वांटिटी एक साथ प्रोड्यूस करें और बिक जाएगी, राइट? ऐसा ना हो कि हमने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस कर लिया और हमको वो सेल ही नहीं कर पा रहे हैं, हम उसको, हमें टोटली लॉस हो गया, जिनने खुद पैसा कॉस्ट को लगाया उसका वो भी नहीं रिकवर कर पाए, सो देन देयर इज नो पॉइंट डूइंग बिजनेस। In forecasting demand, second point of importance is in forecasting demand when change in consumers income is expected. सॉरी, फोरकास्ट करने का मतलब होता है फ्यूचर को का अंदाज़ा लगाना। फ्यूचर यानी कि आज नहीं हो रही है डिमांड, फ्यूचर में होने वाली है, मे भी एक महीने के बाद का हम फोरकास्ट कर रहे हैं। जैसे वेदर फोरकास्टिंग होता है, एक वेदर डिपार्टमेंट हमारा जो है वो वेदर फोरकास्ट करके बताता है ना, रेन होने वाली है या इट विल बी अ क्लाउडी वेदर, व्हाट वेदर इट इज। सो फोरकास्ट किया जा रहा है, वो फोरकास्टिंग ऐसे ही नहीं हो जाती, किसी टर्म्स पे होती है, कुछ बेस होता है, बेसिस होता है, कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिनको एनालाइज किया जाता है और फिर रखा जाता है फोरकास्ट। तो इनकम इलास्टिसिटी एक वो टॉपिक है जिसको हम फोरकास्ट करने में, डिमांड की फोरकास्ट करने में भी हमारी हेल्प होती है। व्हेन चेंज इन कंज्यूमर्स इनकम इज फोरकास्टिंग द डिमांड, जैसे ही इनकम, क्योंकि इनकम के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये इनकम है कंज्यूमर्स की, तो जैसे किसी भी कंज्यूमर की इनकम चेंज होने वाली है, एक्सपेक्टेड है, बढ़ेगी या कुछ होगा ऐसा, या उसकी कोई और उस वजह से वो किस पर स्विच करेगा, फॉर एग्जांपल कोई लो ग्रुप है, लो इनकम ग्रुप है मार्केट में, उनकी इनकम हमें एक्सपेक्टेड है कि बढ़ने वाली है, सरकार डीए बढ़ाने वाली है, या कुछ भी ऐसा है जहाँ से भी हमें एक्सपेक्टेड है, चाहे वो प्राइवेट लोग हैं, जॉब के लोगों के, किसी की इनकम बढ़ने वाली है, यानी कि हमारी टारगेट इनकम कंज्यूमर जो है, इनकम ग्रुप जो है एक कंज्यूमर्स का, वो और बढ़ने वाला है, तो वो भी फोकस करने में हेल्प करता है डिमांड की, कि अच्छा शायद हमारी डिमांड अब आगे आने वाले टाइम में बढ़े, मे बी बिकॉज ऑफ दिस इनकम इतने लोग शायद और हमारे प्रोडक्ट को खरीदने में इंटरेस्टेड होंगे या एलिजिबल हो जाएंगे बाय करने के लिए। देर आर सर्टन ग्रुप्स विच, देर आर सर्टन हाई इनकम ग्रुप पीपल जो लग्जरी प्रोडक्ट ही खरीदते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस इज इन क्लासिफाइंग गुड्स इज नॉर्मल एंड इन्फीरियर। कौन सा गुड हम ये क्लासीफाई कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं गुड्स में, कौन सा एक नॉर्मल क्वालिटी का है, कौन सा एक इन्फीरियर क्वालिटी का प्रोडक्ट है। इन्फीरियर क्वालिटी का गुड्स जो है वो ज़्यादातर लो इनकम ग्रुप के लोग खरीदते हैं, जिनके पास उतना नहीं है लग्जरी इनकम, हाई इनकम। Or normally, a luxury items will always be purchased by the high income group people. In expansion and contraction of the firm by the figuring out of income elasticity of demand. इन एक्सपेंशन का मतलब होता है जब हम किसी बिजनेस को बढ़ा रहे हैं, एक्सपैंड कर रहे हैं, इज एक्सपेंशन, बढ़ा रहे हैं, प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं, हो सकता है। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है कम कर देना। तो किसी भी फर्म यानी कि कोई भी बिजनेस या कोई भी कंपनी, फर्म ज़्यादातर पार्टनरशिप फर्म्स होती हैं, जो 2 पार्टनर्स 3 पार्टनर्स मिलके बनाते हैं, 4 पार्टनर्स मिलके बनाते हैं, पार्टनरशिप होती है उनकी। तो किसी भी फर्म को एक्सपैंड करना है या कॉन्ट्रैक्ट करना है, वो भी हमें हेल्पफुल होता है
इस इनकम इलास्टिसिटी से, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इस टॉपिक को अगर हम अपने मार्केट में अप्लाई करेंगे, उससे हमें समझ में आ सकता है कि कितनी इनकम हो सकती है या कौन सी इनकम ग्रुप के लोग हमारे पास अब मार्केट में बचेंगे, जो हमारे टारगेट कंज्यूमर्स होंगे वो कम हो रहे हैं या ज़्यादा हो रहे हैं, उसके हिसाब से हम अपना बिजनेस एक्सपैंड करें या कॉन्ट्रैक्ट करें, ये हेल्प होता है इसमें भी। Market situation should be studied with the help of income elasticity of demand. Last point is यहाँ इस पर और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसकी, मार्केट सिचुएशंस जो भी हैं वो भी हम स्टडी कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया आपको, डिमांड फोरकास्टिंग हो गया फ्यूचर का, या फ्यूचर की प्लानिंग हो गई, या और डिफरेंट सिचुएशंस जो भी मार्केट में अवेलेबल है रिलेटेड टू इकोनॉमी। मार्केट में कितना अनएम्प्लॉयमेंट है, मार्केट में कितने लोग हैं जो अदरवाइज दे आर लुकिंग फॉर न्यू जॉब्स, और मार्केट में कितने लोग हैं विच आर डूइंग बेटर एंड कन्वर्टिंग देमसेल्व्स फ्रॉम लो इनकम ग्रुप टू हाई इनकम ग्रुप। ये सारी मार्केट सिचुएशंस हैं जो हम स्टडी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस टॉपिक। उसके बाद ये सारी इम्पोर्टेंस थी इनकम इनकम इलास्टिसिटी का। इस कॉन्सेप्ट को हम इन सब जगह पर अप्लाई कर सकते हैं। द इनकम इलास्टिसिटी इज कंप्लीटेड। कुछ इश्यू है तो मुझे बता दीजिए। नेक्स्ट इज इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटीट्यूशन। जैसे मैंने आपको बताया प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दूसरा था इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि इनकम का क्या इफेक्ट पड़ रहा है डिमांड पर, कितना डिमांड इलास्टिक होती है, बढ़ती है, कम होती है, बराबर रहती है, नहीं बढ़ती है, या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जो भी सिचुएशन थी। प्राइस की थी, इनकम की थी। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स। सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं, जैसे कि टी एंड कॉफ़ी आर सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स, wheat and rice are substitute products। जो लोग जो मतलब वो प्रोडक्ट्स जिनको कि एक एक अगर हम प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ रही है तो दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड पर क्या इफेक्ट हो रहा है दूसरे सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट की। ऑब्वियसली अगर एक प्रोडक्ट का प्राइस, सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स का जो रिलेशनशिप होता है वो ये होता है कि अगर एक सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ेगी तो दूसरे सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, सेम रिलेशनशिप होता है इनकम प्राइस और डिमांड का सब्सिट्यूट प्रोडक्ट्स पे, लेकिन डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे। यानी कि अगर से कॉफ़ी बहुत ज़्यादा मार्केट में एक्सपेंसिव हो जाएगी तो मे बी पीपल विल स्टार्ट कंज्यूमिंग टी मोर, या टी की प्राइस बढ़ जाएगी तो मे बी वी विल स्विच और शिफ्ट आवरसेल्फ टू कॉफ़ी। Same in the same fashion, like tea, like coffee, Pepsi and Coke are substitute products. Almost same है दोनों का nature. Like Maaza and Fruity are substitute products. कि अगर माज़ा की कॉस्ट बढ़ती है तो फिर हम फ्रूटी को कंज्यूम करना ज़्यादा शुरू कर देंगे। तो हम इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटीट्यूशन में ये पढ़ेंगे। द सिलेक्शन बिटवीन टू प्रोडक्ट्स और थिंग इज कॉल्ड सब्सटीट्यूशन। समझ के, सिलेक्शन बिटवीन टू प्रोडक्ट यानी कि कोई भी दो ऐसे प्रोडक्ट जिनके बीच में हम एक को सिलेक्ट कर रहे हैं। तो अगर हम उन दो प्रोडक्ट्स में से किसी एक को सिलेक्ट कर रहे हैं का मतलब ये है कि उन दोनों प्रोडक्ट्स का नेचर सेम है, तभी उन दोनों में से एक को सिलेक्ट करवा रहे हैं। अगर सब्सटीट्यूट नहीं है तो हमें शायद वो प्रोडक्ट दोनों ही चाहिए हों। अगर हम एक बात करें, सपोज मील्स की बात करें, एक है रोटी और एक है सब्जी, दे आर नॉट सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स। रोटी एंड सब्जी तो दोनों ही चाहिए हमको। रोटी एंड चावल कैन बी सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स, राइट, व्हीट एंड राइस। तो सिलेक्शन बिटवीन टू प्रोडक्ट्स और एनीथिंग, टू थिंग्स विच आर ऑफ सिमिलर नेचर और जो फुलफिल करती हैं हमारा सेम जो उनका नेचर है उसके साथ जो हमारी सेम रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं वो सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट होते हैं। सब्सटीट्यूशन हम इसी को कहते हैं कि उन दोनों में से किसी एक को हम चूज कर रहे हैं। सपोज somebody like rice more, somebody like roti more or wheat more, whatever, तो उसका कंजम्पशन वहाँ पे वो होगा। बट दिस बोथ आर सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट। अगर रोटी नहीं होगी तो एक बार को रोटी के बिना काम शायद चावल से चल जाएगा। सो दोज आर सिलेक्शन, दो जो किसी भी प्रोडक्ट में हम एक का कर रहे हैं, सो दैट इज सब्सटीट्यूशन। Elasticity of substitution measures the rate at which the particular product is substituted. Elasticity of substitution का मतलब ये है कि हम उस रेट को मेजर कर रहे हैं जिस रेट से
किसी भी प्रोडक्ट को सब्स्टिट्यूट किया जाए, सब्स्टिट्यूट यानी कि वीट को अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो अगर वीट की वजह से, वीट की प्राइस की वजह से राइस पर या पेप्सी की प्राइस बढ़ने की वजह से कोक पर जो शिफ्ट हो जाएंगे हम लोग, उसकी डिमांड पर जो इफेक्ट पड़ेगा, किस रेट से वो डिमांड बढ़ी है, किस रेट से वो डिमांड बढ़ी है, वो पर्टिकुलर रेट को कैलकुलेशन करना इस वो इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन है. So elasticity of substitution is the degree to which one product could be substituted in the context of price and proportion. ठीक है, प्राइस एंड प्रोपोर्शन. प्रोपोर्शन में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एक होता है कि हमने प्राइस तो बढ़ाया, सपोज प्राइस 2 यूनिट से बढ़ाया, 20 रुपया था 22 रुपये करा, लेकिन पहले जो 20 रुपये पर क्वांटिटी कंज्यूम हो रही थी दूसरे सब्सिट्यूट प्रोडक्ट की, वो 20 ही हो रही थी सपोज एक यूनिट. 20 की जगह 22 आने से, प्राइस का बढ़ने से, इधर जो डिमांड सब्सटीट्यूशन का बढ़ा है वो भी अगर 22 हो रहा है, या तो एक सिचुएशन 22 ही हो रहा है, एक सिचुएशन है बहुत ज़्यादा हम उसको कंज्यूम करने लग गए, दूसरा 22 की जगह शायद हमारा कंजम्पशन जो है डिमांड वो 25 हो गया या कम हो गया, 21 हो गया. तो किस प्रोपोर्शन से बढ़ रहा है, प्रोपोर्शन, वो अलग अलग सिचुएशंस को हम इलास्टिसिटी में पढ़ते हैं. जैसे कि इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज इक्वल टू, ये हो गया जो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, प्रोपोर्शन चेंज इन दी क्वांटिटी रेशियोज ऑफ गुड एक्स एंड वाई डिवाइडेड बाय प्रोपोर्शन चेंज इन दी प्राइस ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स एक्स एंड वाई. प्राइस ये भी 5 तरह की हैं, जैसे कि हमारा इनकम, नहीं, प्राइस इलास्टिसिटी हमारा 5 तरीके का था, इनकम इलास्टिसिटी हमारा 3 टाइप्स का था. तो सब्स्टिट्यूशन भी एक तरह से पांच ही तरीके से है. जीरो यानी कि कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा. इनफाइनाइट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन, बहुत ज़्यादा मतलब डिमांड को हम मेजर ही नहीं कर पा रहे, इतना ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो वो इनफाइनाइट सब्स्टिट्यूशन हो गया, इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन हो गया कि एक प्रोडक्ट की प्राइस इतनी बढ़ गई, थोड़ी सी भी बढ़ी है अगर, तो दूसरे वाले की डिमांड इनफाइनाइटली बढ़ गई है, दैट इज इनफाइनाइट इलास्टिसिटी सब्स्टिट्यूशन. इलास्टिसिटी सब्स्टिट्यूशन यूनिटरी में तब होगा जब एक से ज़्यादा यानी कि बराबर एग्जैक्टली अगर बढ़ रही है और कम हो रही है, सॉरी बढ़ रही है, इनकम प्राइस अगर बढ़ रहा है और सेम क्वांटिटी से ही डिमांड भी बढ़ रहा है दूसरे प्रोडक्ट का, तो वो यूनिटी वाला हो गया, यानी कि इक्वल टू 1, बराबर दोनों पे इम्पैक्ट पड़ रहा है. दो सिचुएशंस और एक ये हो सकती हैं कि एक का प्राइस बढ़ा बहुत ज़्यादा, सपोज 2 यूनिट 4 यूनिट, और डिमांड दूसरे वाले की बढ़ गई, या तो सेम बढ़ेगी, या ग्रेटर देन होगी, या लेस देन होगी, तीनों चीज़ें हो सकती हैं. ग्रेटर देन में कि बहुत ज़्यादा प्राइस, आपका प्राइस चेंज होने से, कोई भी क्वांटिटी ऑफ प्राइस चेंज होने से डिमांड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, नॉट यूनिटी. दूसरा है इक्वल टू 1 यानी कि इक्वल टू यूनिटी, सेम अमाउंट में प्राइस और डिमांड में इफेक्ट आया. और लास्ट है लेस देन 1 का मतलब हुआ कि 2 यूनिट्स ऑफ प्राइस बढ़ने से दूसरे का डिमांड तो बढ़ा है, बट डिमांड शायद कम यूनिट से बढ़ा. 2 यूनिट प्राइस बढ़ा इधर, तो डिमांड ऑफ सब्स्टिट्यूशन 2 यूनिट भी अगर बढ़ता तो वो इक्वल टू 1 हो जाता, बट अगर 1 यूनिट से ही बढ़ा है तो यानी कि वो लेस देन 1 हो गया. ये इसके सब्स्टिट्यूशन के ग्राफ्स हैं विच आर लाइक डाउनवर्ड स्लोपिंग. वो एक डिमांड, एक है जो हमारा वाई स्लोपिंग है. हमने वाई एक्सिस कर लिया है, चेंज इन क्वांटिटी रेशियो ऑफ गुड एक्स इन वाई एंड चेंज इन प्राइस. चेंज हम ले रहे हैं जब भी हम इसमें बात कर रहे हैं, चेंज इन क्वांटिटी रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई, चेंज इन प्राइस, क्योंकि क्वांटिटी का मतलब हो रहा है, क्वांटिटी रेशियो का मतलब हो रहा है क्वांटिटी डिमांडेड, डिमांड ऑफ एक्स वाई. ठीक है, तो चेंज एक प्राइस के एक्स जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी प्राइस में क्या चेंज हो रहा है, उसकी वजह से दूसरे प्राइस का हम कंपैरिजन कर रहे हैं, दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड का हम कंपैरिजन कर रहे हैं. तो दीज कर्व्स आर डाउनवर्ड स्लोपिंग. Price elasticity of demand depend on proportion of income spent on a particular good, say X. Right. Sorry, price elasticity नहीं है ये. I have to remove this slide. I'm sorry, we will not study this slide. Next is cross elasticity of demand. जो सब्स्टिट्यूट वाला है, सब्स्टिट्यूशन का जो हमने पढ़ा है वो सिर्फ यहीं तक आप समझिएगा 2 स्लाइड्स में. these are the graphs, these are the types and the meaning would be this.
Now next would be cross elasticity of demand. Cross elasticity of demand expresses the relationship between the change in the demand for a given product in response to the change in the price of some other product. अच्छा, अब मैं आपको समझाती हूँ कि क्रॉस में और सब्सटीट्यूशन में क्या डिफरेंस है. आपको समझ में दोनों में ना दो प्रोडक्ट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं और दोनों एक की प्राइस और दूसरे की डिमांड पढ़ रहे हैं. जैसे सब्सटीट्यूशन में हमने पढ़ा था कि एक सब्सटीट्यूट प्राइस जो बढ़ रहा है, सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट का प्राइस जो बढ़ रहा है, दूसरे की डिमांड पर इम्पैक्ट पड़ रहा था. क्रॉस इलास्टिसिटी हम वो वाले प्रोडक्ट्स का पढ़ते हैं जिससे कि एक प्रोडक्ट मतलब दोनों का नेचर सेम. आवाज कम हो गई. आवाज कम हो रही है? अभी क्लियर आ रही है? आ रही है. ओके. क्रॉस इलास्टिसिटी का मतलब है हम इसमें वो दो प्रोडक्ट्स पढ़ेंगे जो सब्सटीट्यूट नहीं है, एक दूसरे के सब्सटीट्यूट नहीं है, यानी कि एक प्रोडक्ट का नेचर दूसरे प्रोडक्ट जैसा नहीं है. जैसे टी और कॉफ़ी का हमने एग्जांपल लिया था, वो सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स थे. या पेप्सी और कोक का एग्जांपल हमने लिया था, ऐसे प्रोडक्ट्स जो एक दूसरे को मैम रिप्लेस. साउंड स्लो आ रहा है. हाँ जी, अभी मैम क्लियर है? साउंड बहुत स्लो आ रहा है. एक मिनट रुकिए, मैं दोबारा से अपना हेडफोन कनेक्ट करती हूँ. Am I audible? अभी क्लियर है? यस मैम. ठीक है. तो क्रॉस मैं आपको बता रही थी इलास्टिसिटी. क्रॉस इलास्टिसिटी, इस पर्टिकुलर इलास्टिसिटी में हमारे पास दो ऐसे प्रोडक्ट्स को हम स्टडी कर रहे हैं जिनमें से कि एक प्रोडक्ट का के पास हमारे पास ना होने से दूसरे प्रोडक्ट को हम कंज्यूम नहीं कर सकते. जैसे इधर मैं टी का एग्जांपल ले रही हूँ. तो टी कैन नॉट बी कंज्यूम. सपोज टी लीव्स अलग से हम खरीदते हैं जिसको हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं चाय पत्ती, राइट? दैट इज ऑल्सो प्रोडक्ट. फॉर एग्जांपल हम उस प्रोडक्ट का एग्जांपल लेते हैं इस पर्टिकुलर इलास्टिसिटी में. तो अगर हम टी का प्राइस, टी की डिमांड लेते हैं हम, और दूसरा जो रिलेटेड प्रोडक्ट है, क्रॉस रिलेटेड प्रोडक्ट हो गया, वो सपोज शुगर हो जाता है. शुगर, बिकॉज whenever we consume tea we do not consume tea leaves directly. हम टी लीव्स डायरेक्टली तो नहीं खा जाते ना. ऐसे we make the tea with the help of some other products also, like sugar or maybe milk. So tea and milk or tea and sugar can be cross products. समझ आ रहा है कि इन प्रोडक्ट्स में से किसी एक, कोई एक प्रोडक्ट प्रिपेयर नहीं हो सकता, रेडी नहीं हो सकता, कंज्यूम नहीं हो सकता विदाउट द हेल्प ऑफ द अदर. यानी कि वी कैन नॉट कंज्यूम टी विदाउट द हेल्प ऑफ शुगर. तो हम इसमें जो पढ़ते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी में, हम वो प्रोडक्ट्स पढ़ रहे हैं विच द कंजम्पशन ऑफ वन इज डिपेंडेंट ऑन द कंजम्पशन ऑफ द अदर. वी कैन नॉट कंज्यूम द अदर प्रोडक्ट विदाउट द कंजम्पशन ऑफ वन. वहाँ पर सब्सटीट्यूशन में ऐसा नहीं था. सब्सटीट्यूशन में ऐसा नहीं है कि हम अगर हमारे पास सिर्फ कोक अवेलेबल है तो पेप्सी के बिना हम कोक को नहीं कंज्यूम कर सकते. वो तो कम्प्लीटली रिप्लेसमेंट था. एक रेडीली अवेलेबल प्रोडक्ट होते हैं सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स जिसमें कि एक की ही हमें ज़रूरत पड़ रही है क्योंकि नेचर ऑफ प्रोडक्ट इज सेम. बट चाय पत्ती, दैट टी लीव्स एंड शुगर, इनका नेचर सेम नहीं है. we would require both at the same time or we will not require anyone. ये वो प्रोडक्ट्स हैं क्रॉस में. ये वो दोनों प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि हमें दोनों की साथ में ज़रूरत पड़ रही है. और एक प्रोडक्ट अगर महंगा हो रहा है तो इसका मतलब वो प्रोडक्ट की तो डिमांड कम हो ही जाएगी शायद, क्योंकि अगर सपोज शुगर महंगी होती है या टी लीव्स महंगी होती है फॉर एग्जांपल, का प्राइस बढ़ता है, इन दोनों में से किसी एक का प्राइस बढ़ता है, तो उस प्रोडक्ट का तो ऑटोमेटिकली प्राइस पर कुछ ना कुछ इम्पैक्ट रहेगा ही. लेकिन उसकी वजह से दूसरे प्रोडक्ट की भी डिमांड पर इफेक्ट पड़ रहा है. यानी कि शुगर की प्राइस उतनी थी, तो सपोज शुगर आज की डेट में 50 रुपीज़ पर के जी आता है और टी आता है 100 रुपीज़ पर के जी फॉर एग्जाम्पल. तो अगर टी का प्राइस 100 से सपोज 120 या 150 हो जाता है तो automatically there will be a downfall in the consumption of the product sugar also.
क्योंकि क्योंकि कहीं ना कहीं वी आर अज्यूमिंग दैट शुगर इज रिलेटेड a product and it is required to consume tea. So whenever the price of tea will be increased, the consumption of tea will also be decreased, and when the consumption of tea will be decreased, तो obviously demand जो sugar का है वो भी हम कम consume करना शुरू कर दें. Understood? So cross elasticity of demand express the relationship between the change in the demand. Relationship बता रहा है किसमें? Change in the demand of a given product in response to the change in the price of some other product. यानी कि शुगर की सपोज मैंने बताया आपको टी और शुगर का एग्जांपल, शुगर की डिमांड कम हो रही है, लेकिन अगर हम सिर्फ और सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी अप्लाई करते हैं इस केस में, प्राइस इलास्टिसिटी से अगर हम अपना मार्केट स्टडी करते हैं कि ठीक है जी, तो शुगर मार्केट जो है कंपनीज वो तो अपना देखेंगे कि हमने तो प्राइस नहीं बढ़ाया शुगर का, तो डिमांड उतनी रहनी चाहिए. बट फिर भी अगर डिमांड कम हो जाती है तो उसका रीज़न क्या हो सकता है? फिर उनको प्राइस इलास्टिसिटी से हटकर दूसरा कॉन्सेप्ट को मार्केट में स्टडी करना पड़ेगा कि शुगर से रिलेटेड और कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिनका प्राइस बढ़ गया, जिसकी वजह से हमारे प्राइस में डाउनफॉल हो गया. समझ रहे हैं? इन प्राइस इलास्टिसिटी हमने पढ़ लिया था, ठीक है, कि हम अपने प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ाएंगे तो डिमांड कम होगी, या प्राइस जो भी है कम करेंगे तो डिमांड बढ़ेगी. लेकिन अब शुगर फैक्ट्री ने तो शुगर का प्राइस नहीं बढ़ाया, फिर भी अगर उनको डाउनफॉल दिख रहा है तो वो एक रीजन किसका हो सकता है? क्रॉस इलास्टिसिटी का हो सकता है. यानी कि मे बी उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल थे जिनके साथ शुगर का कंजम्पशन हो रहा था, वो मे बी उनका प्राइस बढ़ गया, इस वजह से हमारे प्रोडक्ट पे भी डिमांड का इफेक्ट पड़ रहा है. या मिल्क इज कैन ऑल्सो बी एग्जाम्पल ऑफ दैट. देर आर पीपल हु आर कंज्यूमिंग लाइक मिल्क विद शुगर. तो अगर प्लीज अपने आप को आप अनम्यूट कर दीजिए, द वंस हु आर नॉट यूजिंग. Maybe milk and sugar can also be these complementary kind of products which cannot be consumed without each other. Sugar has to be consumed with something, right? It can be either tea or it can be either coffee or it can be milk. ये प्रोडक्ट्स के साथ शुगर कंज्यूम हो रही है, तो अगर इन सब दूसरे प्रोडक्ट्स का जो रिलेटेड प्रोडक्ट्स उनका प्राइस बढ़ रहा है तो शुगर की प्राइस डिमांड पर इम्पैक्ट ज़रूर आएगा, चाहे शुगर का प्राइस सेम ही क्यों ना रहे. बिकॉज कंजम्पशन जो है वो सिर्फ शुगर को हम डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर रहे, बट फिर समथिंग एल्स हम कर रहे हैं. गॉट इट? क्रॉस में हम लोग तीन चीज़ें हैं हमारे पास पढ़ेंगे. डिमांड इलास्टिसिटी जो इक्वल टू 1 है, ग्रेटर देन 1 है, लेस देन 1. इन तीनों में से कुछ भी एक हो सकता है. यानी कि प्राइस ऑफ से इफ प्राइस ऑफ मिल्क रोज टू सम लेवल, कुछ प्राइस हमने मिल्क का बढ़ाया या टी का बढ़ाया, तो शुगर का जो कंजम्पशन है वो या तो बराबर ही उतना कम हो जाएगा या ज़्यादा कम हो जाएगा या थोड़ा कम हो जाएगा कंपैरेटिवली. जितनी यूनिट्स से हमने अदर प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ाया है उतनी यूनिट से अगर सेम ही चेंज आ रहा है डिमांड में दूसरे रिलेटेड प्रोडक्ट का, तो वो इक्वल टू 1 होता है, बिल्कुल बराबर. यानी कि 2 यूनिट हमने प्राइस बढ़ाया, 2 यूनिट डिमांड कम हो गया. ओके, दीज आर 3 काइंड्स ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी जो हम पढ़ेंगे. फॉर्मूला इसका ये है, प्रोपोर्शनल चेंज इन डिमांड ऑफ एक्स. यहाँ पर आप एक्स प्रोडक्ट ले रहे हैं, यहाँ पर आप वाई प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो ऊपर हमने डिमांड रखा, नीचे हमने प्राइस ऑफ वाई रखा. यानी कि प्राइस ऑफ एक्स नहीं रखा, हम डिमांड और प्राइस सिर्फ एक प्रोडक्ट का नहीं पढ़ रहे हैं, 2 प्रोडक्ट्स का पढ़ रहे हैं, एक्स और वाई. या आप इसको पेप्सी एंड कोक की तरह से भी यहाँ पर लिख सकते हैं, या इसको आप कोई भी ऐसे, नॉट पेप्सी एंड कोक, आई एम सॉरी, वो सब्स्टिट्यूशन है. मे बी टी एंड मिल्क आप रख सकते हैं, शुगर एंड मिल्क रख सकते हैं, टी एंड मिल्क भी रख सकते हैं, टी एंड शुगर भी रख सकते हैं. इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में हम वैल्यूज पुट करके इलस्ट्रेशन के थ्रू भी समझा सकते हैं, अगर आपको लगता है कि एग्जाम्पल देने के लिए ऐसा कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है. तो डिमांड का यहाँ पर जो अपवर्ड स्लोपिंग है, ये बिल्कुल आपका जो दिखा रहा है रिलेशनशिप, वो बिल्कुल वो दिखाएगा जीरो. यहाँ पर जीरो इक्वल टू जीरो, यानी कि जितना यूनिट ऑफ प्राइस ऑफ वाई बढ़ रहा है उतना यूनिट ऑफ जो डिमांड का है वो सेम ही हमारा इम्पैक्ट सेम रहेगा. क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स, ये सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट का था, इसीलिए सेम हो रहा था कि जो है प्राइस हमने जब बढ़ाया पेप्सी का तो कोक की डिमांड बढ़ गई, या प्राइस हमने जब कोक की बढ़ाई तो पेप्सी का डिमांड
सेम हो गया, राइट। सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट में एक की प्राइस का इम्पैक्ट दूसरे की डिमांड पर सेम पड़ता है, सेम। जब हमें कोई भी चीज़ सेम दिखानी हो तो हम उस कर्व को डाउनवर्ड स्लोपिंग नहीं बनाते, अपवर्ड स्लोपिंग बनाते हैं। कि आप सपोज किसी भी पॉइंट वाई एक्सिस पर किसी भी पॉइंट से आप मैच करेंगे कर्व में लाके और उसको सेम मैच कर देंगे वाई एक्सिस में, और ऐसे ही एक और अगर आप मैच करेंगे तो ये आपको दिखाएगा कि सेम आपका इम्पैक्ट पड़ रहा है, बढ़ रहा है। अगर एक वाई बढ़ रहा है तो एक्स भी एक्सिस पे जो भी हमने लिया वो भी बढ़ रहा है। मतलब सेम इम्पैक्ट जब हमें दिखाना है तो अपवर्ड स्लोपिंग रहेगा। जब हमें नेगेटिव इम्पैक्ट दिखाना है, नेगेटिव का मतलब हो गया प्राइस ऑफ वाई जो है डिमांड ऑफ वाई पर उल्टा इम्पैक्ट दे रहा है। डिमांड ऑफ वाई एंड प्राइस ऑफ वाई, ये कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट में हो रहा है। कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट ये जो हमने अभी पढ़ा क्रॉस वाले में, टी एंड मिल्क ले लीजिएगा आप, एक जगह आपने प्राइस ऑफ टी ले लिया, दूसरी जगह आपने डिमांड ऑफ मिल्क ले लिया, तो ये इनका इन्वर्स रिलेशनशिप है। हमको इन्वर्स रिलेशनशिप दिखाना है तो हमेशा डिमांड का हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा इस तरह से। जब हमें सेम रिलेशनशिप दिखाना है किसी भी दो चीज़ों में जो हम एक्स और वाई एक्सिस पे ले रहे हैं तो वो इस तरह से अपवर्ड स्लोपिंग होगा, ठीक है। न्यूट्रल प्रोडक्ट्स होते हैं कुछ जिनमें कि प्राइस का कोई इम्पैक्ट पड़ ही नहीं रहा है, कितना भी प्राइस बढ़ाते रहो डिमांड इतनी है इतनी ही रहेगी, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है इसके भी इम्पोर्टेंस है, तो हम ये स्टडी करेंगे इसमें। द कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द चेंजिंग ऑफ द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट्स हैविंग सब्स्टिट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब जो क्रॉस इलास्टिसिटी है ना, ये पर्टिकुलर जो कॉन्सेप्ट है ये हमको स्टडी करने में हेल्प कर रहा है सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स की भी और कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स की भी। दो तरह के ही प्रोडक्ट्स हैं, तो सब्स्टिट्यूट हो सकता है वो कोई प्रोडक्ट किसी चीज़ का, या फिर वो ऐसे, तीसरा कंडीशन फिर वही हो सकता है कि वो मार्केट में ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनका कोई रिलेशनशिप नहीं है एक दूसरे से और हम उनका फिर इलास्टिसिटी पढ़ेंगे। ये रिलेशनशिप दो ही तरह से हो सकता है किसी भी दो प्रोडक्ट में, या तो वो कॉम्प्लीमेंट्री होगा। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब जैसे टी एंड मिल्क मैंने आपको बताया, टी एंड शुगर मैंने आपको बताया कि एक प्रोडक्ट जो है वो कंज्यूम नहीं किया जा सकता दूसरे प्रोडक्ट के कॉम्प्लीमेंट्री अवेलेबिलिटी के साथ, यानी कि कॉम्प्लीमेंट करते हैं वो दोनों प्रोडक्ट एक दूसरे को, और कॉम्प्लीमेंट का मतलब तभी दोनों दोनों मिलकर कंज्यूम होते हैं साथ। जैसे शुगर एंड मिल्क है, अगर आपके पास सिर्फ शुगर अवेलेबल है और आपके पास सिर्फ मिल्क अवेलेबल है, यू कैन नॉट कंज्यूम इट, सो यू वुड वांट अ कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट। मिल्क के साथ आपको शुगर चाहिए रहेगा, शुगर के साथ आपको मिल्क चाहिए रहेगा। या तो वो ऐसे प्रोडक्ट होंगे जो कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे, या फिर वो प्रोडक्ट्स होंगे सब्सटीट्यूट कि एक की जगह दूसरे का नेचर भी सेम होगा, जो हमने पढ़ा है। यही दो प्रोडक्ट्स हैं जिनका हम रिलेशनशिप पढ़ सकते हैं एक दूसरे से। एक की प्राइस का दूसरे पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, या एक की डिमांड ज़्यादा हुई है तो क्यों हुई है, दूसरे की प्राइस की वजह से तो नहीं हुई है। तो ये दो प्रोडक्ट्स इनका रिलेशनशिप होगा। तीसरा कोई और लॉजिक नहीं बनता है, क्योंकि बाकी जो प्रोडक्ट्स फिर मार्केट में बच गए वो एक दूसरे से रिलेटेड है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल फूड एंड क्लॉथ्स, अगर ये दो प्रोडक्ट्स हम ले रहे हैं तो इनका कोई रिलेशनशिप ही नहीं है। क्लॉथ्स का प्राइस बढ़ जाए, कम हो जाए, उसका इम्पैक्ट खाने पर नहीं आएगा, खाने का प्राइस कम हो जाए, बढ़ जाए, उसका इम्पैक्ट दूध, मतलब रिलेशनशिप अगर हम दो प्रोडक्ट्स का पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर फिर इलास्टिसिटी हम नहीं लगा सकते। उसका अपना नेचर है, उसकी एक प्रोडक्ट की अपनी रिक्वायरमेंट है। जो प्रोडक्ट्स रिलेटेड नहीं है किसी भी तरह से, या सब्सटीट्यूट या कॉम्प्लीमेंट, उनको हम स्टडी नहीं कर सकते इकोनॉमिक्स में, तो इसलिए हम उनको लेंगे भी नहीं। मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं पहले आपकी अटेंडेंस क्लियर कर लेती हूँ, उसके बाद इम्पोर्टेंस। गिव मी 2 मिनट्स।
Okay. So क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की इम्पोर्टेंस क्या है कि हम इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा वहाँ पे है जहाँ पर हम किसी एक प्राइस के प्रोडक्ट के प्राइस को स्टडी कर रहे हैं और इम्पैक्ट किसी दूसरे सब्स्टिट्यूट या कॉम्प्लीमेंट्री गुड की डिमांड पर पड़ता है। अगर सपोज करिए ये वाला कॉन्सेप्ट फ्रेम ही नहीं हुआ होता या ये वाला कॉन्सेप्ट हमको नहीं पता इकोनॉमिक्स में क्रॉस इलास्टिसिटी, तो फिर शायद शुगर इंडस्ट्री कभी अपनी डिमांड को, या कोई भी मिल्क इंडस्ट्री, ऐसी कोई भी इंडस्ट्री है जिसमें कि उनके मार्केट में सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं या कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल है मार्केट में, और उनको भी उन्हें कंसिडर करना चाहिए। अगर वो ये पर्टिकुलर टॉपिक ही नहीं होता, ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट वो नहीं पढ़ते, इंडस्ट्रीज के पास नहीं होता, तो फिर वो इलास्टिसिटी अपने प्रोडक्ट की कभी भी कंप्लीटली स्टडी नहीं कर पाते, फोरकास्ट भी नहीं कर पाते, कुछ अंदाज़ा ही नहीं लगा पाते। क्योंकि अगर सिर्फ हम इस चीज़ पर डिपेंडेंट हो जाएं कि हम प्राइस इलास्टिसिटी पर डिपेंडेंट हो जाएं, ठीक है, मिल्क का प्राइस जब बढ़ेगा हम सिर्फ तभी समझेंगे कि हमारा डिमांड कम होगा, और कोई रीज़न नहीं हो सकता। बट मार्केट में और रीजंस भी हैं कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स के जो कॉम्प्लीमेंट्री या सब्स्टिट्यूट भी हैं। जैसे कोक अपना सपोज अगर वो अपना प्रोडक्शन करे जा रहा है ये सोच कर कि ठीक है हमने तो कोई प्राइस नहीं बढ़ाया, इस ईयर में हम कोई प्राइस बढ़ाने भी नहीं वाले हैं, तो हम उतना ही डिमांड उतना ही प्रोड्यूस करते हैं जितना लास्ट ईयर प्रोड्यूस किया था, या उससे ज़्यादा प्रोड्यूस कर देते हैं, रिस्पेक्टिव ऑफ नोइंग कि प्राइस पेप्सी का शायद चेंज हो जाए, या वो प्लान कर रहे हैं प्राइस को बढ़ाने का, या अब जो वो न्यू पैकेट्स अपने या बॉटल्स जो भी बना रहे हैं उस पर वो प्राइस अपना नया प्रिंट कर रहे हैं, बढ़ा हुआ प्राइस प्रिंट कर रहे हैं। अगर ये चीज़ वो स्टडी नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली उनका डिमांड फोरकास्ट गलत हो जाएगा ना। सिर्फ अब अपने प्राइस पर अगर वो डिपेंडेंट रह जाएंगे तो क्रॉस इलास्टिसिटी वहाँ पर भी हेल्प करता है। सो इकोनॉमिस्ट व्हाट दे डू इज they just analyze the market in every aspect, क्रॉस से भी करेंगे, अपनी प्राइस से भी करेंगे, अदरवाइज भी जो भी उनके पास अदरवाइज इनकम भी देखेंगे कंज्यूमर्स की, कौन से टारगेट इनकम ग्रुप को हम कर रहे हैं कंज्यूम करने के लिए। सब कुछ स्टडी करने के बाद फोरकास्टिंग होती है कि ठीक है प्रोडक्शन हमें इतनी करनी चाहिए, या अगर सपोज कोई कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट कंपैरेटर प्राइस बढ़ा भी रहा है तो फिर हम भी बढ़ा कर ही मार्केट में अपना प्राइस को लॉन्च करें, क्या पता हमें प्रॉफिट ज़्यादा हो जाए। राइट, एक बार प्रोड्यूस हो गया, पैकेट्स बन गए, रैपर्स बन गए जिसमें प्राइस कम का है, कंज्यूमर तो उसको ज़्यादा प्राइस पर नहीं खरीदेगा। हम देखते हैं ना वो खरीदने से पहले कि 10 रुपये प्राइस प्रिंटेड है तो हम 12 बिल्कुल नहीं देना चाहते कहीं पर भी, हम 10 तो मैक्सिमम हम वही देते हैं, हालांकि उससे कम देने के लिए रेडी हो जाते हैं, उस पर भी नेगोशिएट करते हैं। सो ये सब चीज़ें हैं जब हम डिमांड को फोकास्ट कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, अपनी ही बिजनेस को हेल्प कर रहे हैं फोकास्टिंग में कि कितना प्रोड्यूस करें। ये सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो हमें लगाने पड़ते हैं, और कोई भी इकोनॉमिस्ट जो बहुत डीप डेप्थ में मार्केट को पढ़ता है, इंटरनेशनल मार्केट को पढ़ता है, या अपनी कंट्री को कहीं पर इस्टेब्लिश करने की कोशिश करता है इंटरनेशनल मार्केट में, तो ये सारे कॉन्सेप्ट हर जगह पर अप्लाई होते हैं। डिमांड फोरकास्टिंग में हेल्प करता है क्रॉस इलास्टिसिटी, हेल्प्स इन मेजरिंग इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्राइस ऑफ कमोडिटी। इंटरडिपेंडेंस वही चीज़ हो गई कि एक का प्राइस दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है, दूसरे की डिमांड पर। मल्टी प्रोडक्ट फर्म्स यूज दिस कॉन्सेप्ट। मल्टी प्रोडक्ट फर्म्स कौन सी होगी? जो एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बना रही हैं, 3-4 प्रोडक्ट्स बना रही हैं, हो सकता है वही खुद ही में सब्सिट्यूट प्रोडक्ट्स बना रही हूँ, या हो सकता है खुद ही में वो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स बना रही हो सकता है टी प्रोड्यूसर शुगर को भी बनाता हो या कुछ ऐसा करता हो। तो इसको हम आगे नेक्स्ट क्लास में लेंगे। क्लास इज़ अबाउट टू ओवर नाउ, सो आई take this importance of cross elasticity from next class, and we'll just quickly finish this topic and start the new one in next class hopefully. Okay, good luck everyone, thank you so much for your time, bye bye.